हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और बाकी सेविंग्स में क्या डिफरेंस आता है, और हम ये भी देखेंगे कि उस रिटर्न के हिसाब से हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में क्या डिफरेंस आता है। फिर हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले यहाँ बोलता हूँ आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वर्सेस सेविंग्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। अभी जब मैं सेविंग्स की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे कि लोग घर में भी सेव करते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास जो भी हमारी एक मंथली इनकम होती है, ठीक है, अब वो सैलरी के बेस पर हो, बिजनेस के बेस पर हो, ठीक है, कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ से हमें पैसा आता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम उसको सेव करेंगे, ठीक है, उसको या तो घर की तिजोरी में रखते हैं, नहीं तो आप देखोगे बैंक्स में रखते हैं, या फिर हम उसको एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बैंक अकाउंट में अगर इसमें करता हूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो एप्रिसिएशन होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो मेरा फंड है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो इसमें जो एप्रिसिएशन होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा फास्ट होता है, इसमें काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, काफ़ी स्लो होता है। अभी आप देखोगे कि जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, आपको बहुत ज़्यादा मिल गया तो 3 से 4% ही रिटर्न उसमें मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो 3-4%, वो भी आपका फंड बहुत ज़्यादा है तो जाके वो मायने रखता है, और उसमें भी देखोगे कि कई जगह टैक्स डिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मैं बात करता हूँ एप्रिसिएशन की। फंड कितना बढ़ता है, मतलब ये है कि वो आपका पैसा जो आपने उसमें लगाया जो सेविंग्स में है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, और वहीं आप देखोगे इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे इवन जो मार्केट है, ठीक है, जैसे निफ्टी होता है, ठीक है, अगर नॉर्मली स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन एन एवरेज वो ईयरली 12 से 13% रिटर्न दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट आप देखोगे कि वो आपका 4 गुना रिटर्न आपको दे रहा है। तो जो चीज़ आपको सेविंग्स में मिल रही है उसे आप देखोगे 3-4 गुना आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपका एप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम इसमें देखेंगे टैक्स के पर्पज से, ठीक है, कि इसमें हम कितना टैक्सेबल इनकम होता है, हम देखेंगे कि उसको टैक्सेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दूसरा मैं बात करूँ तो टैक्स। ठीक है, एक तो इसमें इनकम पहले से कम है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स इसमें लग गया। ठीक है, वो भी आपका टैक्स कैसे लगेगा, जो हमारा इनकम स्लैब है उसके मुताबिक इसमें टैक्स लगता है। ठीक है, अभी जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर भी टैक्सेबल होता है, लेकिन आप देखोगे कई बार वो डिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो जो है ना वो टैक्सेशन जो होता है हम उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उस जो टैक्सेशन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कुछ सब्सिडीज मिलती है। कई बार आप देखोगे कि डिडक्शंस होते हैं, टैक्स डिडक्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, कई बार सरकार ने बहुत सारे ऐसे फरमान निकाले, बहुत सारे ऐसे आप देखो सर्कुलर्स निकाले जिसमें बोला गया कि ये सर्टेन इनकम्स कुछ टैक्स डिडक्टेबल होता है, कहीं पर कुछ हमें एक्सेप्शन मिलता है, और वहीं पर सेविंग्स में हमें बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है, वो हमें पूरा वहाँ पर टैक्स हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा आता है यहाँ पर सेफ्टी। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट है, अभी जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है तो हमारा कितना सेफ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो कई बार देखोगे कि इन्वेस्टमेंट सेव होता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े फंड हाउस होते हैं, तो काफ़ी उसमें आप देखोगे हेजिंग्स होता है, और बहुत ही केयरफुली प्लानिंग किया जाता है कि मुझे कौन से एसेट क्लास में उसमें इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी सेव रहे। और रही बात सेविंग्स का, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो सरकार है वो सिर्फ अप टू 5 लाख, ठीक है, अप टू 5 लाख तक की उसका लिमिट है कि मैं इतना ही यहाँ तक आपको
जो प्रोटेक्शन दे सकूंगा, उसके आगे प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। तो अगर आपने बहुत बड़ा अमाउंट है जो उसमें रखा हुआ है, तो आपका गारंटी नहीं है कि वो सेव रहेगा अगर कल जो बैंक है वो फेल हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेफ्टी का बात आता है, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर आता है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कब मुझे ये पैसा निकाल लेना चाहिए, कब मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है। अभी ये होता है कि सेविंग के मुकाबले आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक होता है, बट वो इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं होता है। तो कल अगर आप इन्वेस्टमेंट से भी आप निकालना चाहोगे तो आपको हार्डली 2-3 दिन लगेगा, ठीक है। सेविंग्स का ये होता है कि आप आज गए तो आज ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेविंग्स बोलूँगा कि हाईली लिक्विड है, और इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि इवन अगर आपने कुछ कमोडिटीज़ बाय कर रखे, कुछ स्टॉक्स भी बाय कर रखे हैं, तो आज अगर उसको आप बेचेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे 2-3 दिन बाद ही आते हैं, ठीक है। तो फिर भी लेकिन हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, रिटर्न के पर्पज़ से आपको ये ज़्यादा देता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा देता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो लोग म्यूचुअल फंड की ओर ज़्यादा क्यों जाते हैं, ठीक है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की ओर ज़्यादा क्यों जाते हैं, क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए अच्छा है या म्यूचुअल फंड्स अच्छा नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको बताऊं, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है कि वो डिफरेंट एसेट क्लास को वो एनालाइज कर सके, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट एसेट क्लास बोलूं तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले डिफरेंट एसेट क्लास आएगा आपका रियल एस्टेट, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा आपका कमोडिटी आता है, फिर आपका आता है फिक्स्ड इनकम, फिर आपका आता है इक्विटीज, ठीक है। अभी अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं ये चारों चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। रियल एस्टेट आप देखोगे प्रॉपर्टीज हो गया, चाहे वो आप देखोगे कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेसिडेंशियल एरिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो और उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन उसमें मुझे काफ़ी बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है, ठीक है, बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल सके, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप अगर दूर दराज में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो वो रिटर्न हमें नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ में आपको बहुत सारे आते हैं, मेटल्स आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, ठीक है। हम उसमें ट्रेड करते हैं, हम उसको बाय करते हैं, और जैसे उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है हम उसको सेल करते हैं, तो हमें वहाँ पर एक रिटर्न मिलता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है कि कमोडिटीज़ के लिए भी मेरे पास फंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका फिक्स इनकम। तो फिक्स इनकम में आप देखोगे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिक्लेयर करती है, तो हमने बॉन्ड्स उसमें बाय किए, जो एनुअल रिटर्न आप देखोगे 7 to 8% देते हैं, ठीक है। अभी ये तो होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं कि कुछ भी हो जाए बैंक जो सरकार है वो आपको आपका पैसा दोबारा जरूर लौटाएगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो एनुअल यील्ड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, 7 to 8% वो तो नॉर्मली आपको फिक्स इनकम जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो भी दे देता है, तो हमें इतना बड़ा बॉन्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि बॉन्ड्स भी आपका बहुत महंगा होता है, ठीक है, बॉन्ड्स भी महंगा होता है, वो भी अगर आप उसमें 10 लाख 20 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब जाके आपको कुछ 1.5 लाख के आसपास, अगर 20 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 1.5-2 लाख आपका रिटर्न आता है, और उसमें भी टैक्सेबल जो टैक्सेबल इनकम है तो उसमें टैक्स लगता ही है, ठीक है। देन हमारा आता है इक्विटीज, ठीक है। अभी इक्विटी एक ऐसा एसेट है, ठीक है, जिसको कोई आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। इक्विटी सारे एसेट को आउट परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। कई बार आप देखोगे कोई इक्विटी, किसी इक्विटी ने 100, 200, 500% भी रिटर्न दिया ऑन एन ईयर बेस, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला गया तो उसने आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम है या इतना नॉलेज है कि मैं अलग अलग स्टॉक को मैं एनालाइज करूं? अगर आप देखेंगे एनएससी में हज़ारों से ज़्यादा स्टॉक्स उसमें लिस्टेड हैं, तो क्या मैं उन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूं? मुझे बारीकी से सबको जांच करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरे पास
ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि मैं उसको बारीकी से सबको जांच कर सकूं या सब में मैं इन्वेस्ट कर सकूं। इसलिए हमारे पास आता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये सारे काम आपके लिए करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो पैसा है, ठीक है, उसको डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। और वो भी आप देखोगे कि उसका रेशो भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए दिए, तो मान लीजिए उसमें जो 40,000 रुपए हैं वो डेट सिक्योरिटी में गए, ठीक है, मान लीजिए फिक्स इनकम में, और बाकी जो 60% है यानी 60,000 है वो आपका यहाँ पर इक्विटीज में गए। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी जो रहता है इस तरीके का वो लोग रेशो बना के करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि आपका एक स्टेबल रिटर्न उसमें मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट एसेट क्लास होता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पर डेट और इक्विटी का उन्होंने रेशो बना लिया। ऐसे कई रेशो वो लोग बना के इजीली वहाँ पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपके इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट के साथ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली आप बहुत कम से कम भी स्टार्ट कर सकते हो और एक मीडियम रेंज भी स्टार्ट कर सकते हो कि मैं 5,000, 10,000, 20,000 से स्टार्ट करूं एवरी मंथ और मैं उसमें इन्वेस्ट करता रहूं ताकि मुझे एक आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं चाहिए होता जैसा इसमें जिसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड आपके लिए कर देता है। दूसरा, हमें ये भी चिंता नहीं होती कि जैसे कि मुझे दूर दराज में रियल एस्टेट लेना या रियल एस्टेट इतना बड़ा लेना, मुझे रिटर्न देगा कि नहीं, वो आपको म्यूचुअल फंड करके दे देता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आप देखोगे ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करके दे रहा है। अभी जो इक्विटीज है, डिफरेंट इक्विटीज जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर सकती है, म्यूचुअल फंड हाउस क्या करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसी में परचेस करते हैं। और उसी में आप देखोगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड बाकी जो इन्वेस्टमेंट क्लास है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट हम ये कहेंगे इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैसे आउट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पैसा है, ठीक है, वो आप देखोगे कंपाउंडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा वो रिटर्न देता है। तो नॉर्मली अगर मैं देखूं तो 12 to 15% का रिटर्न हम उसमें देखते हैं। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है कि उसका एसेट क्लास में लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा है कि मिड कैप है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मिड कैप है तो ऑब्वियसली रिटर्न उसमें हमें ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, वो 16, 18%, 20% भी जाता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो वो आपको 12 to 15% का रिटर्न वो एनुअली देता है। ठीक है, अब यही चीज़ आप देखोगे ये कंपाउंड होती है, यही चीज़ कंपाउंड होती है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हो, मान लीजिए आपने 10,000 से भी किया, ठीक है, एंड इट गोज लाइक 20 ईयर्स तक या 25 ईयर्स तक, तो आप देखोगे कि ये जो 10,000 जो आप SIP के तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपको 20 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। वो ऐसा कोई और दूसरा एसेट क्लास देने में उतना सक्षम नहीं होता है जैसे ये देता है। ठीक है, तो इसमें अभी 12 to 15 दिया तो देखोगे नियरली जो मार्केट है वहाँ के आसपास रिटर्न दे रहा है। दूसरा मैं इसमें देखूंगा जो फिक्स डिपॉजिट है उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है। फिर मैं देखूंगा जो फिक्स इनकम है, यानी कि जो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स डिक्लेयर करती है, बॉन्ड से भी अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो सेविंग्स हैं, सेविंग अकाउंट में जो आपको 3 से 4% रिटर्न देता है, उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अभी इसमें आपके कुछ गोल्स होंगे, राइट, आपके कुछ गोल्स होंगे, तो वो गोल्स के हिसाब से आपको तय करना है कि आपको ये कितने साल के लिए करना है और कितने रिटर्न की आप उम्मीद रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल गोल्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, किड्स एजुकेशन। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो कि आगे आने वाले टाइम पे आप कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, कार लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो ये मैं ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ।
ट्रांजैक्शन, ठीक है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में बोल सकता हूँ इसको। थर्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन, उसके आगे आप देखोगे ये होता है रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं एंड इनके मुताबिक आप डिसाइड करते हो कि आपको जो म्यूचुअल फंड जो आप सेलेक्ट करो, कौन सा म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करोगे, कौन सा रिटर्न आप देखोगे और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, ताकि आपके ये तीनों गोल्स उसमें आ जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है आपका कोई एक सिंगल गोल तो होगा नहीं, आप तीनों गोल्स देखोगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई और भी आपका गोल्स होगा, वो भी आप देख सकते हो कि वो भी मेरा गोल्स में आता है तो मैं उसको भी इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 5-6 गोल्स हो गए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका SIP तय होता है, उसके हिसाब से आप देखोगे कि कौन सा जो फंड है वो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप उस फंड को चुनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, यहाँ पर हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले तो हमने वो जाना और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेविंग का ड्रॉबैक्स क्या है और इन्वेस्टमेंट के आप देखोगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। हमने वो डिसाइड किया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से डिफरेंट एसेट क्लास हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मैंने आपको ये भी उसमें बताया कि हमें उसमें क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन सबका मैंने आपको एक कॉमन सॉल्यूशन दिया कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो आपको जो उसमें जो भी परेशानी फेस हो रही है कि आपको एनालाइजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बड़ा लार्ज फंड इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होती है, प्लस उसमें आप देखोगे टाइम भी आपको काफ़ी लगता है, ठीक है, टाइम भी काफ़ी लगता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ों से, सारी झंझट से दूर आपको मैंने बताया कि अगर म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपको वो सारा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट मिल सकता है अगर आप एक सर्टेन पीरियड तक इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने आपको फाइनेंशियल गोल्स बताए कि आपके क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं और उनके मुताबिक आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने टाइम के लिए, ये आप उसमें ईजिली डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच डिफरेंस है और हमने ये देखा कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।